दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्न हैं जो इस जीव विज्ञान की क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो यह जीव विज्ञान की क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हम रेलवे के बुक के सॉल्यूशन को देखते हैं। यह क्लास ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में क्वेश्चनों को छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 70 नंबर तक हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर, जो आज का पहला प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है। ए 12 जोड़ी, बी 13 जोड़ी, सी 14 जोड़ी, डी 15 जोड़ी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 12 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या इससे पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। दिया है कपालीय तंत्रिकाएं ऐसी या क्रेनियल नर्वस ऐसी तंत्रिकाएं हैं जिनका उद्गम सीधे मस्तिष्क से होता है। मानव शरीर में 12 जोड़ी कपालिकाएं तंत्रिका पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। ए वसा एवं विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, सी विटामिन एवं खनिज, डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका सही उत्तर बताना है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन एवं खनिज संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। दिया है विटामिन तथा खनिजों में हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, इन्हें संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मांस, बी दूध, सी चावल, डी दाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है यदि हम ये जान लें। मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार इन सभी में पाया जाता है, लेकिन किस में नहीं पाया जाता, तो ये हो जाएगा चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। मांस, दाल व दूध प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है। चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, फिर से हम आपको बताते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। बचा हमारे पास विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी रोग होता है, यानी कि बी वाला राइट ऑप्शन है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ए रेटिनॉल, बी राइबोफ्लेविन, सी पायरिडॉक्सिन, डी टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर ए किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ए का है। और यहाँ पूछा जा रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी टोकोफेरॉल। बाकी यह बचे ऑप्शन या और जितने भी विटामिन हैं उन सभी का हम रासायनिक नाम देखेंगे। व्याख्या दी गई इसकी, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अन्य विटामिनों के रासायनिक नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल या एक्सेरुफेटॉल, यह विटामिन ए का नाम है। विटामिन बी का अगर देखें तो थायमिन हो जाएगा। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। और आगे देखें विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। और यह कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। आगे देखते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन के क्लोक्विनोन। इन सभी को हमने देखा जो विटामिन के रासायनिक नाम थे, तो इन सभी से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्लास रोक करके भी इन सभी को याद कर सकते हैं या एक स्थान पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन बी1 के अभाव से होता है। ए बेरीबेरी, बी स्कर्वी, सी पेलाग्रा, डी रिकेटस। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। और विटामिन बी जो है उसी को हम विटामिन बी1 कहते हैं। इस प्रकार विटामिन बी1 से हमारा बेरीबेरी रोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया है विटामिन बी1 थायमिन की कमी से बेरीबेरी तथा विटामिन बी3 की कमी से निकोटिनिक एसिड की विटामिन बी1 की कमी से थायमिन होगा। सॉरी, हमने पढ़ने में गलती की। विटामिन बी1 यानी कि थायमिन की कमी से बेरीबेरी होता है। विटामिन बी3 निकोटिक एसिड जिसे कहते हैं की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नंबर 4 अथवा डी सिंड्रोम नामक रोग होता है, जिसमें डायरिया, डिप्रेशन, डर्मेटोसिस एवं ड्राई स्किन रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी3 की कमी से। जबकि विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी तथा विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। कितनी बार सांस लेते हैं? सभी लोगों को पता होगा। ए 16 से 18 बार, बी 30 से 20 बार, सी 100 से 110 बार, डी है 4 से 8 बार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। हृदय हमारा कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हार्ट बीट 72 बार होती है, लेकिन हम सांस कितनी बार लेते हैं? 16 से 18 बार 1 मिनट में। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है दूसरे एग्जाम में कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। तो यहाँ पर हम खाली वाले स्थान में 16 से 18 भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि जल में विलय कौन से विटामिन होते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी विटामिन सी। और कौन सा होता है? विटामिन बी।
यह जल में विलय होते हैं। एक जगह पर हम आपको नए पेज पर लिख देते हैं, यानी कि विटामिन बी व सी जल में विलय होते हैं, जल में विलय। और बचे कौन से हमारे? ए, डी, ई, के। यह विटामिन जो होंगे यह किसमें? वसा में विलय, वसा में विलय विटामिन होते हैं। तो इनसे यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि जल में विलय विटामिन और वसा में विलय विटामिन, या दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उनका नाम क्या है यह भी आपसे पूछता है। जैसे कि यहाँ पर जल में पूछा गया तो आप बी और सी बता सकते हैं, वसा में पूछा जाए तो ए, डी, ई, के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? ए स्टार्च, बी इंसुलिन, सी ग्लाइकोजन, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इंसुलिन हार्मोन जल में विलय होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को हम। इसकी व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ए रिकेटस, बी रक्तक्षीणता, सी स्कर्वी, डी अधिक रक्तस्राव। तो विटामिन के की कमी से अधिक रक्तस्राव होगा, विटामिन ई की कमी से रक्तक्षीणता जिसे बांझपन, स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता कहा जाता है, विटामिन सी की कमी से, और यहाँ पर देखें विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेटस रोग होता है। और यह प्राप्त किससे किया जाता है? तो यह धूप से भी विटामिन डी की कमी से पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी को धूप के जरिए से हम प्राप्त कर सकते हैं। रिकेटस, इसकी व्याख्या दी गई है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। रक्त या क्षीणता या एनीमिया विटामिन B6 की कमी से तथा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अधिक रक्तस्राव की स्थिति हीमोफीलिया रोग में बनती है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह लिंग संलग्न रोग है। और यहाँ पर जो हमने बताया था रक्त क्षीणता, तो वह विटामिन B6 दिया है और वहाँ विटामिन ई नहीं होगा। विटामिन ई की कमी से हमने बताया था कि बांझपन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। तो टिबिया और फिबुला नामक हड्डी जिसमें पाई जाती हैं तो वह हमारा ऑप्शन हो जाएगा टांग। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है, यह भी हमारा उत्तर हो जाएगा टांग। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। टिबिया फिबुला नामक हड्डी टांग में पाई जाती है और रेडियो अल्ना नामक हड्डी भुजा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? ए सोयाबीन, बी मछली, डी चावल, डी दूध। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी दूध। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या दी गई है, देखते हैं। दूध फास्फोरस का अच्छा स्रोत माना जाता है। फास्फोरस दूध के अलावा पनीर,
हरी पत्तेदार सब्जियों और बाजरा, रागी, गिरी, जई का आटा इत्यादि में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं जो बढ़ते हैं, एक दूसरे से अधिक हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस। बी वाले ऑप्शन में दिया गया है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। सी में दिया गया गंधक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। डी में दिया गया कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लौह। यानी कि लोहा तो सबसे कम होगा, तो इस प्रकार हमारा लौह उतना नहीं होता जितना कैल्शियम होता है। यानी कि कैल्शियम की मात्रा जाती है, और पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से 1, 2, 3, यानी कि जितना भी मान 1 है यहाँ पर 2 होना चाहिए इधर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ मान उसका बढ़ना चाहिए। तो कैल्शियम गंधक, यानी कि गंधक का तो सबसे कम होता है। तो सबसे पहले हम गंधक देखें, यहाँ पर गंधक पहले आ जाएगा हमारा। यहाँ पर कैल्शियम में अधिक होता है, तो कैल्शियम हमारा लास्ट में होना चाहिए। तो यानी कि गंधक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इस प्रकार हमारा सी वाला राइट ऑप्शन मिल जाएगा, जो बढ़ते हुए क्रम में है। व्याख्या देखते हैं इसकी। दिया गया है मानव शरीर में बढ़ते हुए क्रम में विद्यमान तत्व हैं। गंधक कितना दिया गया है 0.25%। पोटेशियम कितना दिया गया है 0.35%। फास्फोरस की बात करें तो 0.8 से 1.2%। तथा कैल्शियम की बात करते हैं तो 1.5 से 2.2% होता है मानव शरीर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है हमारा मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? ए दांत, बी टॉन्सिल्स, सी लिवर या यकृत, डी त्वचा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं दांत, दांत के जरिए से आदमी अच्छे तरीके से बोल सकता है। दांत के जरिए से इंसान अधिक बोल नहीं सकता। बोलने के अलावा यदि वह अच्छे तरीके से भोजन चबाकर नहीं खा सकता, कोई चीज़ काट नहीं सकता, तो वह इस प्रकार उसका शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा और वह कार्य नहीं कर पाएगा। लिवर या यकृत, यानी कि जो खाएगा और अच्छी तरीके से वह उसका पाचन तंत्र सही नहीं होगा, तब भी वह उसका शरीर टूटेगा और वह कार्य नहीं कर पाएगा। त्वचा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार यह तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टॉन्सिल्स यदि नहीं है तो उसके अलावा भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? यह है ए अंगुलियां, बी मस्तिष्क, सी छाती, डी कशेरुकाएँ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए। या हम सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं कि किसमें कितनी हड्डियां होती है। आराम से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हो जाएंगी हमारी 8। और कशेरुकाओं की बात करें तो कशेरुकाओं में हमारी 33 हड्डियां होती हैं। छाती की बात करते हैं तो छाती में हो जाएंगी हमारी 24 हड्डियाँ। अंगुलियों में हड्डियों की संख्या यदि हम काउंट करें तो अंगुलियों में हो जाएंगी हमारी 56। तो अब आपके सामने उसका उत्तर निकल कर आ गया। हम ए वाले ऑप्शन को लगा सकते हैं क्योंकि इसकी संख्या सर्वाधिक है इन चारों ऑप्शनों में से। मानव शरीर के अंगुलियों में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या है इन चारों ऑप्शनों में से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। ए मार्फिन, बी निकोटीन, सी हेरोइन, डी क्विनीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि तंबाकू में पाए जाने वाला जो रसायन है वह हो जाएगा हमारा बी निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है तंबाकू में।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है? ए पॉलीपेप्टाइड्स, बी पॉली एसिड्स, सी पॉलीएस्टर्स, डी पॉलीसैकेराइड्स, ई कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड्स होता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों में से मिलकर होता है। अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए विटामिन ए यकृत में संचित या स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है या कितना है? ए 0.1%, बी 2%, सी ऑप्शन दिया गया है 9.5%, डी 0%। चारों ऑप्शनों में से सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का जो प्रतिशत है 0%। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका या मूत्र नलिका में रुधिर से छनकर आए जल व शेष पदार्थ के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा से 0.015% के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध में होते हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कैल्शियम, ई ये सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ई ये सभी दूध में होते हैं। कौन कौन से? यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी होता पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है, कैल्शियम भी पाया जाता है। इस प्रकार दूध में सर्वाधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। व्याख्या देखते हैं। दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम साथ साथ लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण खाद्य पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। ए पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दे, डी ग्रासनली, ई इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यकृत के द्वारा मानव शरीर में पित्त उत्पन्न किया जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पित्त का स्राव यकृत में होता है तथा यकृत द्वारा स्रावित पित्त पित्ताशय में एकत्र होता है। पित्त हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। इसका पीएच मान 7.35 या 7.45 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? ए 4 मांसपेशियों के, बी 6 मांसपेशियों के, सी 8 मांसपेशियों के, डी 10 मांसपेशियों की। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 6 मांसपेशियों की। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो हो जाएगा बी 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होता है। नेत्र गोलक नेत्र कोटर में स्थित होता है। यह सिलियों, क्रिस्टलीय, लेंस, काचाभ, पिंड और नेत्रोद से बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है? ए 0.05 से 10 अश्वशक्ति, बी 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति, सी 1 अश्वशक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है? ए प्रोटीन, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा मशरूम से बहुतायत में मिलता है ए प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मशरूम में 91% जल, 3.7% प्रोटीन तथा 0.6% अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एक कवक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं? ए अनाजों से, बी दालों से, सी सब्जियों से, डी दूध से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किससे पाए जाते हैं, तो बी वाला राइट आंसर होगा, दालों में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। यह दिए गए विकल्पों में अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन दालों में पाए जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊतकों की मरम्मत करना है। आइरिस का क्या काम होता है? ए आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यदि तो हो जाएगा ए आइरिस का काम आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। आँख में कार्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। जैसे कि आप धूप में जाएंगे तो यह पुतली जिसका ब्लैक हिस्सा होता है यह छोटी हो जाएगी, और जब आप अंधेरे में जाएंगे तो यही पुतली बड़ा साइज लेगी, बड़ी हो जाएगी। तो जब हम कभी कभी एक अचानक से धूप में होते हैं, अचानक से जब हम अंधेरे में जाते हैं तो कुछ देर हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, तो यही कारण होता है कि पुतली का छोटा होना। जब आप अंधेरे में जाएंगे तब वह पुतली बड़ा निर्माण कर लेगी अपने आप को। इस प्रकार यह धूप को ज़्यादा जाने से आँखों में रोकेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? ए फीमर, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी रेटिना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो प्यूपिल्स, रेटिना, आइरिस यह मानव नेत्र के भाग हैं, लेकिन फीमर ए वाला राइट आंसर होगा। फीमर क्या है? जांघ की हड्डी है, जो मानव शरीर की सर्वाधिक बड़ी हड्डी होती है। इस प्रकार ए वाला राइट आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यह मानव जांघ की हड्डी है, जबकि आइरिस, प्यूपिल, रेटिना मानव नेत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्नाशय, डी पित्ताशय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए यकृत। मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है, कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन यकृत में होता है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल या लेसाइथिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं? ए पराबैंगनी किरणें, बी गामा किरणें, सी अवरक्त किरणें, डी उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, इन सभी को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में चिकित्सक किसे हटाता है? ए रेटिना, बी लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां, सी लेंस, डी लेंस का तनपुट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद या कॉन्ट्रैक्ट की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है या ऑपरेशन में किसे हटाता है? जब इंसान के या व्यक्ति के मोतियाबिंद नामक रोग होता है तो उसमें किसका ऑपरेशन किया जाता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी लेंस का। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में चिकित्सक संक्रमित लेंस को हटाकर चश्मा लगा देता है। इस रोग में लेंस की पारदर्शक क्षमता समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ए नाक, बी मुंह, सी जीभ, डी आँख। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी आँख। अल्पाथमिक संबंधित है आँख से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? ए रक्त समूह की जांच करने में, बी पोषण नाल की एक्स किरण, सी मस्तिष्क की एक्स किरण, डी तीनों में से कोई सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है तो 20 का राइट आंसर होगा किसकी? एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है बेरियम मील। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। बेरियम मील पोषण नाल या पेट के एक्सरे परीक्षण के पूर्व पिलाया जाता है। एक्सरे किरणों का अच्छा अवशोषक होने के कारण बेरियम मील पेट के अन्य भागों को स्पष्ट दिखने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ए कार्निया, बी लेंस। तो नेत्रदान में कार्निया भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है तो इसका राइट आंसर ए होगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइजीन विज्ञान है, क्या है? ए आदत का, बी स्वास्थ्य का, सी परिवेश का, डी स्वच्छता का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखें कि हाइजीन विज्ञान है स्वच्छता का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी गुर्दा, सी पेट, डी अग्नाशय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा डी अग्नाशय। मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तथा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ये दोनों अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? ए आमाशय, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी बृहदान्त्र। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी अग्नाशय। व्याख्या दी गई है, लाइपेज आमाशय तथा अग्नाशय दोनों से स्रावित होता है।
लेकिन यह मुख्यतः अग्नाशय से स्रावित होता है। जठर रस में पाए जाने वाले लाइपेज को गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, जिसका स्राव बहुत सूक्ष्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। ए आहार नली, बी वायु नली, सी डिंबवाहिनी नली, डी छोटी आंत, ई बड़ी आंत। इन पांचों ऑप्शनों में से ग्रसिका एक नली है, यानी कि ग्रसिका का दूसरा नाम हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए आहार नली को ग्रसिका नली कहते हैं या कहलाती है। व्याख्या देखिए यहाँ पर इसकी, ग्रसिका या ग्रास नली आहार नाल का एक भाग होती है या आहार नाल का अगला हिस्सा होती है जो मुख ग्रासन गुहिका के ठीक नीचे वाला भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी वसा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी कार्बोहाइड्रेट। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये शरीर में ईंधन के शीघ्र एवं सरलता से उपलब्ध स्रोत हैं। ये शरीर में स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ये यकृत द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर का ताप बनाए रखते हैं। ये डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में भी काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? ए मांसपेशी, बी गुर्दा, सी यकृत, डी जोड़। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें कि साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जोड़ से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जात में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? ए तांबा, बी जिंक, सी आयोडीन, डी सीसा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा डी सीसा। मानव जात में प्राकृतिक रूप से सीसा नहीं पाया जाता है, बाकी तांबा, जिंक, आयोडीन मानव शरीर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। ए ब्लड कैंसर, बी सिरोसिस, सी जिगर या पेट का कैंसर, डी हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणामस्वरूप हृदय गति रुक जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा सी जिगर या पेट का कैंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। ए डायबिटीज, बी टीबी या राजयक्ष्मा, सी घेंघा रोग, डी रक्ताल्पता या एनीमिया। तो नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग को, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर लिखा है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पर होगा आयोडीन की कमी से। बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को दिया है। आयोडीन की कमी से मानव को घेंघा रोग हो जाता है। यह गले का रोग है। हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण गले में सूजन आ जाती है। इसका कारण भोजन में आयोडीन की कमी के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। इस रोग की स्थिति में थायोयूरिसिल नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है? ए त्वचा, बी हड्डियाँ, सी ब्लड कैंसर, डी थायराइड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा डी थायराइड। रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, सी ग्लूकोज का अवक्षय, डी लैक्टिक एसिड का जमाव। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी लैक्टिक एसिड का जमाव। व्याख्या यहाँ पर देखें इसकी हम, पेशी तंत्र यानी कि संकुचन बंद कर देने की दशा को श्रांति अवस्था या थकावट कहा जाता है। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए सेरिब्रम। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, मनुष्य में सेरिब्रम अन्य सभी जंतुओं की तुलना में बहुत बड़ा पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। सेरिब्रम में बहुत से केंद्र होते हैं जैसे स्मृति केंद्र, सोचने विचारने का केंद्र आदि। शरीर की विभिन्न क्रियाओं इन्हीं केंद्रों पर आश्रित रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेरिब्रम किससे संबंधित है? ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी नाड़ी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सेरिब्रम जिससे संबंधित है वह हो जाएगा मस्तिष्क। व्याख्या देखेंगे इसकी हम, सेरिब्रम मस्तिष्क का अग्रभाग है। यह दो भागों में बटा दाएं तथा बाएं गोलार्ध होता है। दोनों भाग कार्पस कैलोसस द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। सेरिब्रम ज्ञान, दूरदृष्टि, बुद्धिमत्ता आदि से संबंधित क्रियाओं का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित एंजाइमों में कौन सा सामान्यतया वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्राइप्सिन, डी एमाइलोप्सिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए रेनिन। व्याख्या देखते हैं इसकी हम, जठर रस में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। रेनिन अमाशय में अग्नाशय से निकलता है। इसके साथ म्यूसिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम मिले होते हैं। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। रेनिन सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है, जिसके कारण वयस्क मनुष्यों को दूध कम पचता है, जबकि बच्चों में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? ए स्पाइनल कार्ड, बी सतही तंत्रिका तंत्र, सी मोटर तंत्रिका, डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए स्पाइनल कार्ड प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो यहाँ पर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरू से अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
और अभी तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों तक या जानने वालों तक सभी लोगों तक शेयर कर दें इस क्लास को, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए यह आवश्यक है। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट में आप वैसा बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।